नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक संविधान के मुख्य अनुच्छेद जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी हमारा CHSL का पेपर होगा और CPO का होगा, उसमें इनके आने के पूरे चांसेस हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 आता है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 से क्या आता है? स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। आपसे यह भी पूछ सकता है कि पार्ट 1 आपका किससे संबंधित है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 1 की, तो उसमें आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दिया गया है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। ठीक है। अगर हम इंग्लिश में देखें, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी द टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये बोला गया है आर्टिकल 1 में, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। दूसरे आर्टिकल में कहा गया है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। जैसे कहीं बाहर का कोई एरिया है वो अपने देश में मिला के एडमिशन करवा लिया या नया स्टेट बना लिया वो। और तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे एक राज्य में से 2 राज्य बना दिए गए या उसकी बाउंड्री थोड़ी सी बढ़ा दी गई, ये हमारा आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है पार्ट 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि पार्ट 2 जो है, जो भाग 2 है, वो किससे संबंधित है? वो हमारा नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। अगर हम बात करें आर्टिकल 5 की, तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है जो सिटीजनशिप थी किस टाइम पे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जो सिटीजनशिप थी उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 में कहता है जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए सिटीजनशिप। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। जो ये सिटीजनशिप का जो वो है रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को दिया गया है। तो आर्टिकल 11 हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर हम बात करें इसकी हिंदी में, तो ये होता है अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 11 कहता है जो संसद है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। ठीक है, संसद जो है वो क्या करेगी? विनियमित करेगी। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 3, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है फंडामेंटल राइट्स। आपसे पूछा जा सकता है कि भाग 3 है वो किससे संबंधित है? वो हमारा फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की आर्टिकल 18 से, तो राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 19 से 22 क्या होता है? राइट टू फ्रीडम। 23-24 होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। 29-30 होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर याद रखना है तो याद रखने की एक ट्रिक भी होती है। इसकी ट्रिक होती है EFERC। क्या होती है? EFERC। ई से हो जाएगा राइट टू इक्वेलिटी, एफ से हो जाएगा फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल था आर्टिकल 31। देखो इसमें क्या आता है? एक हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल आता था आर्टिकल 31। वो क्या होता था? वो होता था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। वो भी हमारा क्या था? वो भी हमारा क्या था? एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन उसको क्या किया गया? जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें डिलीट कर दिया गया, या आप बोल सकते हैं रिमूव कर दिया गया। और उसको कहाँ रख दिया गया? आर्टिकल 300A के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उस टाइम पे इसको डिलीट कर दिया गया और वहाँ रख दिया गया। उसके बाद आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 1978 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उस टाइम पे PM कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे? अगर हम बात करें PM की, तो ये थे हमारे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये थे हमारे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी।
ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि 1979 में मोरारजी देसाई को किसने रिप्लेस कर दिया था? तो चरण सिंह ने रिप्लेस कर दिया था। किसने कर दिया था? चौधरी चरण सिंह ने इनको रिप्लेस कर दिया था। ये 3 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी लोग इक्वल होंगे, समान होंगे। उसके बाद आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव का निषेध, जैसे कास्ट पे, रिलीजियस पे, किसी भी चीज़ पे वो हो सकती है वो भेदभावना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और यहीं पे हमारा आर्टिकल 18 होता है, जो कि क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कोई टाइटल मिलता है ना, तो उसका एबोलिशन, कि भाई उस टाइटल को ऐसे शो वगैरह नहीं करेंगे, तो उसका एबोलिशन होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 के कहता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपकी प्रोवाइड होनी चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 21A कहता है। ये था हमारा आर्टिकल 21। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है बच्चों? आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब मानव तस्करी और जबरन श्रम। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन ए फैक्ट्री एंड माइंस, कि जो कारखाने हैं और जो खानों का है, मतलब 14 साल से कम उम्र तक के बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए, उनसे काम नहीं कराना चाहिए, उस पर आर्टिकल 24 बताता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोसेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस। कहने का मतलब है कि करण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये हमारा रिलीजियस से संबंधित है। और आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी धर्म में। उसके बाद आ जाता है हमारा भाग 4। भाग 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51। सबसे पहली चीज़ आपने याद होनी चाहिए, जो DPSP है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 38, एंश्योर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि विलेज पंचायत से संबंधित है, आर्टिकल 40। 44 भी इम्पोर्टेंट है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। 46 कहता है प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस। 48 कहता है प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काल्स एंड अदर मिल्च। 51 कहता है प्रोहिबिट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आपने देख लेना है, ये हिंदी में लिखा गया है। हिंदी में क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 कहता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें। 46 कहता है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। उसके बाद ये आपके हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आता है हमारा 51A। 51A में क्या लिखा गया है? 51A में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद आर्टिकल 52 किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो है आर्टिकल 51 में। 54 में भी बात की गई है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 61 में है इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 60 में होता है इनकी शपथ, ओथ्स एंड अफर्मेशन। क्या होती है? शपथ। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? CGI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का कितना था? 52। और 63 किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का। अगर हम 75 की बात करें तो 75 किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद 66 कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 कहता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जैसे ये मृत्युदंड और इसको मुक्त कर देते हैं तो वो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। और यही होता है आर्टिकल 61, जिसमें किसी भी स्टेट के गवर्नर के पास क्या होती है? पार्डनिंग पावर होती है,
ठीक है, गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल 161 के अंदर। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 74 की, तो वो बताता है COM के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आता है महान्यायवादी आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्या होता है? एडवोकेट होता है, आप अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये मैंने आपको बताया था, सरला याद रखना है। सरला एक ट्रिक है, सरला से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा संसद, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, आर से हो जाएगा राज्यसभा, आर्टिकल 80 राज्यसभा, और ले से हो जाएगा लोकसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा। अब इन सभी में क्या पूछा जाता है? जैसे राजा की एज, मतलब राजा है, ये लोग हैं, तो इसमें राज्यसभा में एज होनी चाहिए आपकी एज 30 साल, और लोकसभा में होनी चाहिए एज 25 साल। ये दोनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और हर 2 साल में जो राज्यसभा है उसमें से 1/3 टोटल मेंबर का क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 93 कहता है द स्पीकर्स एंड द डिप्टी स्पीकर्स। आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट है आपका, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। अगर यहीं मैं बात करूं आर्टिकल 108 की, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। इस जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? बुलाता है प्रेसिडेंट। और इसको चेयर कौन करता है? इसकी चेयरमैनशिप कौन करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 112 बताता है एनुअल फाइनेंशियल बजट। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट। 123 बताता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 123 अभी CHSL 2023 में ये पूछा गया था कि जो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की, वो किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वो 123 के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 124 की, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंतर्गत 214 आती है हमारी हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ से ही याद कर लिख दिए। आर्टिकल 32 में क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की रिट्स होती हैं। ठीक है, और 226 में क्या होती हैं? आपकी हाई कोर्ट की रिट्स होती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितनी रीट्स होती हैं? 5 रीट्स होती हैं, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, ठीक है, सेशरी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 153। 153 कहता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, या 2 स्टेट का भी एक गवर्नर चल जाएगा। आर्टिकल 165 कहता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। 266 कहता है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड। 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 312 ऑल इंडिया सर्विस। और 324 आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। और यहीं पे आपका 280 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो किसके बारे में होता है? वित्त आयोग के बारे में होता है, हमारा फाइनेंस कमीशन के बारे में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 338। आर्टिकल 338 में क्या आता है? नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। 338A में आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 338B में आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तीनों याद रखने हैं, 338, 338A, 338B। उसके बाद आता है 343। 343 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। और 343 का जो फर्स्ट है उसमें क्या किया गया था? जो हमारी हिंदी है उसको देवनागरी में लिखा गया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पार्ट 18। उसमें क्या आती हैं? आपकी 3 चीज़ें आती हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। अगर हम बात करें आर्टिकल 352 की, तो 352 में क्या आती है? नेशनल इमरजेंसी। अगर हम बात करें आर्टिकल 352 की, 352 में आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। 352 में क्या आती है? 352 में आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। अगर हम बात करें ये अब तक कितनी बार लगी है, तो टोटल 3 बार लगी है। एक बार लगी थी 1975 में, किसके द्वारा लगाई गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। एक बार लगी थी 1971 में, इंडो पाक वॉर। ठीक है, इंडो पाक वॉर। एक बार लगी थी 1962 में, इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर। ये तीनों हमने याद रखनी है। ये हमसे पूछ सकती है कि 352 में क्या आता है? नेशनल इमरजेंसी। और ये आज तक 3 बार लग चुकी है। उसके बाद आता है आर्टिकल 356। 356 में क्या होता है? उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल, या उसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहली बार कब लगी थी? 1952 में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? पंजाब में। बस आपने पहली बार याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार लग चुकी है। तो 1952 में पंजाब में लगी थी। उसके बाद आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से, जो कि आज तक एक बार भी नहीं लगी है। ये हमने याद रखना है, आर्टिकल 360। ठीक है, उसके बाद ये हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे वो हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।